हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज का हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आरबीआई के बारे में पढ़ने वाले हैं। आरबीआई क्या होता है, इसका क्या काम होता है और ये पढ़ना क्यों जरूरी है। देखिए, शुरू से छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक सारे एग्जाम्स में इससे सवाल आते हैं और 100% आते हैं। आरबीआई को जानना आपको इसलिए भी जरूरी है ताकि इससे ये पता चलेगा कि हमारे बैंक कैसे मैनेज होते हैं, ब्याज दर कैसे मैनेज होता है। ये सारा काम आरबीआई के हाथों होता है। कई बार हम सुनते हैं कि लोन सस्ता हो गया, लोन महंगा हो गया, ये सब का जिम्मेवार वही होता है, आरबीआई ही होता है। और आरबीआई को पढ़ने के पीछे एक मकसद ये भी है कि जब तक हम आरबीआई को नहीं जानेंगे, देश में पैसा का संचालन कैसे होता है, देश में अर्थव्यवस्था का संचालन कैसे होता है, ये सब नहीं पता चल पाएगा। इसलिए आज हम शुरू कर रहे हैं आरबीआई को पढ़ना। और आरबीआई को पढ़ने से पहले हमें जानते हैं कि आरबीआई है क्या। देखिए, आरबीआई हमारे देश में यानी कि एक केंद्रीय बैंक के रूप में काम करता है, यानी बैंकों के बैंक के रूप में काम करता है। क्या मतलब है बैंकों के बैंक के रूप में काम करता है? यानी कि एक कहा जाए एक तरह से, तो जितने भी बैंक हम देखते हैं, जो कि जैसे कि एसबीआई है, पीएनबी है, ये सबका अगर कोई बैंक है तो आरबीआई है। यानी कि हमारा बैंक एसबीआई और उस सबका बैंक आरबीआई। तो एक मिनट शुरू करते हैं, इसको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले देख लीजिए आरबीआई। आरबीआई हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक है। अच्छा, हर देश में हर देश का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। इसी तरह हमारे देश यानी इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। इसी तरह अगर अमेरिका के सेंट्रल बैंक की बात करें तो वहाँ फेडरल रिजर्व है। फेडरल रिजर्व। फेडरल रिजर्व। अब इस मैटर में होता क्या है कि अगर हमें ये सोचे कि आरबीआई की जरूरत क्यों है, तो इसके लिए हम ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आरबीआई है और ये बैंक है। यानी कि जो भी बैंक हम देखते हैं, व्यापारिक बैंक या कमर्शियल बैंक, तो जब हमें लोन लेने जाना होता है तो हम इस बैंक के पास जाते हैं, या फिर अगर हमें पैसा निकालना है तो इस बैंक के पास जाएंगे। लेकिन जब इस बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा तो ये आरबीआई के पास जाएगी। और आरबीआई का काम सिर्फ इतना ही नहीं होता, आरबीआई सरकार को उधार भी देती है। आगे चल के जानेंगे कि आरबीआई सरकार को उधार कैसे देती है। आरबीआई द्वारा सरकार को उधार भी दिया जाता है। इसके अलावा आरबीआई कई तरह के रेट का निर्धारण करती है, जैसे रेपो रेट, बेंचमार्क रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, सीआरआर, एसएलआर, ये सारी रेट का निर्धारण भी आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। तो ये एक नीति के तहत होता है, ये एक नीति के तहत होता है जिसको आगे पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है कि आरबीआई क्या है। तो सबसे पहले बात ध्यान में रखना है कि आरबीआई हमारे देश यानी इंडिया का एक केंद्रीय बैंक है। और आरबीआई का फुल फॉर्म होता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। एक बात और ध्यान रखिए कि आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंकों का बैंकों का बैंक बैंकों का बैंक कहा जाता है। दूसरी बात यह ध्यान में रखना है, बैंकों का बैंक। दूसरी बात यह ध्यान में रखना है कि ये आरबीआई व्यापारिक बैंक को उधार देती है, व्यापारिक बैंक को उधार देती है। सबसे एक सिंपल बात बोलते हैं कि जितने भी सारे बैंक है और सबका मालिक हुए तो आरबीआई, मतलब मालिक नहीं, इसका मतलब उससे बड़ा कोई बैंक है, एक सेंस में बताएं कि सभी बैंकों का जो सबसे बड़ा बैंक है वो आरबीआई है। और आरबीआई नहीं होगा तो फिर हमारे और सारे बैंक के जो कार्यकाल है, संतुलन है, वो सब बिगड़ जाएगा। क्यों बिगड़ जाएगा? क्योंकि वो और सब बैंक अपने मनमानी करना शुरू करेंगे और इस तरह से देश में अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाएगी या फिर मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। इस सब का वजह ये भी हो सकता है। तो इसको जानने से पहले हम जान लें कि आरबीआई तो जान लें कि बैंकों का बैंक कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है।
इसका स्थापना, आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। एक अधिनियम जारी किया गया था, आरबीआई अधिनियम, आरबीआई अधिनियम 1934, और इस अधिनियम के तहत 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। अच्छा, लेकिन इससे पहले क्या कोई बात विचार हुआ था आरबीआई की स्थापना करने से पहले? बिल्कुल हुआ था। आप देखिएगा तो इससे समझिए कि 1922 में एक समिति की गठन हुई, यंग हिल्टन समिति। एक समिति गठन हुई, यंग हिल्टन समिति, और इस समिति के सिफारिश पे आगे चल के 1934 में आरबीआई अधिनियम पारित किया गया। उस 1934 में आरबीआई अधिनियम के तहत 1935 में आरबीआई का गठन किया गया। ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं, इसको देखते हैं स्लाइड में। अगर आपको लिखने का मन करे तो लिख सकते हैं, समझ लीजिए। आरबीआई का पूरा नाम भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ये भारत का केंद्रीय बैंक है, ये जो कि मैंने बता दिया, जो देश की मौद्रिक नीति का नियंत्रित करता है। मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है, क्या मतलब है? अभी मैंने बताया कि ये जितने बेंचमार्क दर हैं, बेंचमार्क दर जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आदि बहुत सारे रेट्स जो होती हैं उसका निर्धारण करता है। लेकिन बात यहाँ नहीं रुकती। अगर मौद्रिक नीति आई है तो ये जान लेना जरूरी है कि मौद्रिक नीति है क्या, समझ लीजिए। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, ये ऐसा एक पॉलिसी है जिसके तहत आरबीआई रेट को फिक्स करती है, उसको बढ़ाती है, घटाती है, और इस तरह से देश में अर्थव्यवस्था का संचालन करती है, तरलता को कम करती है, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देती है। तो मौद्रिक नीति का काम ये होता है कि वो आरबीआई के माध्यम से रेट को ऊपर नीचे करे, और इसके तहत ही तरलता को और मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। तो इसमें 3 बातें ध्यान रखिएगा कि ये मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है, आर्थिक समृद्धि को भी बढ़ावा देती है, और इसके साथ साथ आर्थिक स्थिरता, यानी कि इसका उद्देश्य होता है कि आर्थिक स्थिरता बनाए रखे। यानी कि जब भी हमारे देश में महंगाई बढ़ जाए तो वो अपना रेट कम करे, ज़्यादा करे, और इससे कम करे और ज़्यादा करे, जिससे लोगों के पास पैसे की कमी आए या फिर बाजार में पैसे की कमी हो, और उसके बाद हमारे देश में मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाए, जिससे हमारा आर्थिक स्थिरता बने रहेगा। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। मौद्रिक नीति समिति एक आर्थिक नीति है जिसे केंद्रीय बैंक जैसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश की मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करने के लिए बनाई जाती है। अभी मैंने जो बता दिया वही बात लिखी हुई है, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। जी नेक्स्ट स्लाइड। मौद्रिक नीति के जो भी कुछ घटक होते हैं उनके बारे में मैंने यहाँ लिख रखा है। जो रेट को कम करती है, ज़्यादा करती है, उसमें पहला है रेपो रेट, दूसरा रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एलएफ, एमएसएफ, सीआरआर, एसएलआर, ईटीसी, और भी बहुत सारा है। इसका रेपो रेट समझ गया, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, लिक्विडिटी, एडजस्टमेंट फैसिलिटी। आगे पढ़ेंगे क्या होता है, ये बड़ा कंसेप्ट है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और सीआरआर का कैश रिजर्व रेशियो, लिख लीजिएगा, कैश रिजर्व रेशियो। इससे एसएलआर का क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये कुछ फुल फॉर्म जान लीजिएगा। तो मौद्रिक नीति का मुख्य उपकरण जो होता है, कुछ घटक होते हैं, जो कि ये है, ये 4-5 है, जिसमें आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, एलएफ, कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर, इन सब के तहत मौद्रिक नीति का संचालन होता है। बैंक का रेट बढ़ेगा, घटेगा,
ये होगा, या फिर CRR का जो दर होगा उसको बढ़ाया जाएगा घटाया जाएगा। ये जो सारी चीज़ें इसको एक एक करके पढ़ेंगे बाद में तो आगे समझ में आ जाएगा। बस इतना याद रखना है कि मौद्रिक नीति के जो कुछ उपकरण होते हैं वो ये मुख्य उपकरण यही 4-5 होते हैं। इसके अलावा भी और होते हैं जो कि मुख्य रूप से उसको जानना जरूरी नहीं है। देखिए आरबीआई को लेकर कुछ फैक्ट हैं जिसको याद ही रखने हैं। किसी भी हाल में आरबीआई के लेकर जो फैक्ट्स हैं उन्हें याद रखने हैं। ये हमेशा पूछता है कि स्थापना कब हुआ था, तो देखिए इसका स्थापना और स्थापना दिवस के बारे में बात की गई कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये मैंने बता दिया। एक अधिनियम पारित हुआ था, आरबीआई अधिनियम, आरबीआई अधिनियम 1934। और आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। दूसरा फैक्ट क्या है कि इसका मुख्यालय प्रारंभ में कहाँ रखा गया था, ये कोलकाता में था। इसका मुख्यालय प्रारंभ में कोलकाता रखा गया था। यानी कि जब देख लीजिए ये 1935 में गठन स्थापना हुआ इसका, 1935 से लेकर 1937 तक इसका मुख्यालय कहाँ था, इसका मुख्यालय था कोलकाता। और 1937 के बाद इसका मुख्यालय मुंबई शिफ्ट कर दिया गया, मुंबई। तो याद रखना है 1935 से 37 तक इसका मुख्यालय था कोलकाता और 1937 के बाद इसका मुख्यालय चला गया मुंबई। तीसरी देखिए ये एक है राष्ट्र की बैंक है। आरबीआई को राष्ट्र की बैंक भी कहा जाता है। और ये राष्ट्रीयकृत यानी कि इसको राष्ट्रीयकृत कब किया गया, यानी सबसे पहले जो आरबीआई की शुरुआत हुई थी ये पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में नहीं था, पूरी तरह से सरकार का स्वामित्व तो नहीं था। लेकिन 1949 में इसके राष्ट्रीयकरण करके और पूरा स्वामित्व तो सरकार अपने हाथ में ले ली थी। वो बात को ध्यान रखिए कि आरबीआई की स्थापना 1 जनवरी 19 आरबीआई को 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत किया गया। यानी कि इससे पहले आरबीआई का जो स्वामित्व था, जो इसका स्वामित्व था यानी कि जो इसका अधिकार था वो सिर्फ आरबीआई के पास था। यानी कि 100% स्वामित्व तो सरकार के पास नहीं था। लेकिन 1 जनवरी 1949 को सरकार 100% स्वामित्व अपने पास ले ली, जिससे यह पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा स्वामित्व में आ गया। ठीक है, अब देखिए आरबीआई का सबसे महत्वपूर्ण पद जो होता है वो होता है गवर्नर का। यानी कि आरबीआई का जो सबसे मुख्य पद होता है वो गवर्नर का। गवर्नर बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करता है, यहाँ तक कि नोट की जो छपाई होती है, नोट पे आरबीआई गवर्नर का ही सिग्नेचर होता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर आरबीआई के प्रमुख होते हैं। ठीक है, आरबीआई के प्रमुख रिजर्व बैंक के गवर्नर होंगे। पहले गवर्नर, हाँ ये याद रखिएगा, पहले गवर्नर कौन से, ओसबॉर्न स्मिथ थे। और वर्तमान में 2024 में जो गवर्नर है अभी के वो शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास है। इसको ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट पे, ये भी कुछ फैक्ट्स हैं। प्रमुख कार्य क्या होती है आरबीआई का काम होता है मुद्रा का प्रबंधन करना। मुद्रा का प्रबंधन करना क्या, मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, ठीक है पैसा आ गया है, पैसा तो आ गया है भाई। अभी पैसा आने की वजह से नुकसान क्या हो रहा है, पैसा आने की वजह से नुकसान क्या हो रहा है, इसको देखिए। ये बैंक है, बैंक में बहुत पैसा है, पैसा ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, बैंक की साख सृजन क्षमता बढ़ गई। साख सृजन क्षमता बढ़ गई। बैंक की साख सृजन क्षमता बढ़ गई, क्या मतलब है भाई इससे, ये देखिए ये साख सृजन क्षमता बढ़ने का मतलब है कि बैंक के पास जो लोन देने की कैपेसिटी थी, लोन कैपेसिटी वो बढ़ गई। और जब बैंक के पास लोन देने की कैपेसिटी बढ़ गई तो इससे अधिक मात्रा में बैंक लोन दे पाएगी लोगों को, जनता को। और यहां तक कि अगर बैंक के पास पैसा ज्यादा है तो इससे क्या होगा कि बैंक सस्ते लोन भी उपलब्ध कराएगी लोगों को। बहुत ज्यादा पैसा है तो क्या करेगी रख के, तो बैंक के पास पैसा बहुत ज्यादा आ गया तो साख सृजन क्षमता में वृद्धि हुई, और साख सृजन क्षमता में वृद्धि हुई तो लोन कैपेसिटी बढ़ गई। अब इससे देखिए क्या इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, लोन ज्यादा मात्रा में मार्केट में जाएगा, यानी कि ये हम बोल सकते हैं कि मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी। मुद्रा की आपूर्ति, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी। अब देखिए
मुद्रा की आपूर्ति बढ़ गई, इससे क्या होगा, मार्केट में तरलता बढ़ जाएगा। तरलता यानी कि लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है, जब लिक्विडिटी से मतलब समझ लीजिए कि जब बहुत सारा पैसा आ जाता है मार्केट में तो ये बोलते हैं तरलता बढ़ गया है। ऐसे लिक्विडिटी का कंसेप्ट अलग है, इसको मैंने पिछली वीडियो में समझा रखा है, आप देख सकते हैं। तो अगर तरलता है तो आप ये दिमाग में फिगर बिठा लीजिए कि पैसा बढ़ गया। तरलता कहने का मतलब है मार्केट में पैसा फैल गया। तरलता बढ़ गई इसका मतलब मार्केट में पैसा ज्यादा। मार्केट में पैसा ज्यादा का मतलब डिमांड। बताइए, मार्केट में पैसा ज़्यादा होने का मतलब डिमांड बढ़ जाएगा। बताइए, सोचिए, बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, सबके पास पैसा है तो सब कोई वस्तु खरीदने जाएगा, सब कोई खरीदने जाएगा तो जहाँ भी ज़्यादा बोली लगती है सामान की, वहाँ उस सामान की कीमत बढ़ जाती है, तो डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी। अब देखिए, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रह रही, कीमत बढ़ गई। तो जब कीमत बढ़ गई तो इसी को बोलते हैं कि मुद्रास्फीति बढ़ गई भाई। मुद्रास्फीति बढ़ गई। अब बताइए, ये सब हुआ क्यों, मुद्रास्फीति क्यों बढ़ा? अगर आप शुरू से देखिएगा कि मुद्रास्फीति क्यों बढ़ा था, इसका रीजन क्या मिलेगा आपको? क्योंकि बैंक के पास पैसा ज्यादा था। बैंक के पास पैसा ज्यादा था। लेकिन अगर हम एक बात करें कि बैंक के पास पैसा कम हो जाए, बैंक के पास पैसा पैसा कम हो गया, अब इसमें क्या होगा, साख सृजन क्षमता, साख सृजन क्षमता कम होगी। जब बैंक के पास पैसा नहीं है तो उसके लोन देने की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि बैंक लोन तभी देगी जब उसके पास पैसा नहीं रहेगा। सॉरी, पैसा रहेगा। जब पैसा नहीं रहेगा तो लोन कहां से देगी? साख सृजन क्षमता कम हुआ, इसका मतलब मुद्रा की आपूर्ति घट गई। मुद्रा की आपूर्ति कम हो गई। मुद्रा की आपूर्ति कम हो गई मतलब बाजार में तरलता कम, यानी पैसा नहीं है बाजार में, तरलता कम। तरलता कम मतलब डिमांड यानी मांग। जब पैसे नहीं है लोग तो डिमांड क्या करेगा? डिमांड तभी होता है जब लोगों का पैसा होता है। जब पैसा नहीं रहेगा तो लोग डिमांड नहीं करता है। और ये सिंपल सी बात है, जब किसी के पास पैसा नहीं रहेगा तो सामान खरीदेगा नहीं, खरीदेगा नहीं तो डिमांड इसे ही घट जाएगा, तो डिमांड में कमी आएगी। डिमांड में कमी आएगी, इसका मतलब कीमत। जब डिमांड ही नहीं है, किसी वस्तु की डिमांड ही नहीं है, तो फिर वस्तु का कीमत अपने आप घट जाता है। क्यों घट जाता है? अगर आप जाइए कहीं वस्तु खरीदने, कहीं जाइए मार्केट में, देखिए कि कोई ऐसा चीज आपको खरीदना है जिसके कोई पूछ ही नहीं रहा, उसका डिमांड ही नहीं है, एक आप ही अकेले खरीदार हैं उसके, तो क्या बोलेगा? बोलेगा भाई जो मन करे वो पैसे दो और ले जाओ इसे। यानी कि वो कोई कंडीशन नहीं लगाएगा मुझे इतने पैसे चाहिए, वो बोलेगा जो मन करे तो ले जाओ। मैक्सिमम ऐसा होता है, कुछ अपवाद की बात छोड़ देते हैं, तो कीमत घट जाती है। और कीमत घटेगी मतलब मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति नियंत्रित। दो चीजें हमें ये देख लिया कि अगर बैंक के पास पैसा ज्यादा है तो क्या हो रहा है, मुद्रास्फीति बढ़ रहा है। अगर बैंक के पास पैसा कम है तो मुद्रास्फीति नियंत्रित हो रही है। अब आ जाइए मुख्य मुद्दे पे। ये आरबीआई कार क्या करता है, आप देखिए। ये जो इसमें समझने वाला बात ये था कि भाई ये तो समझ में आ गया कि बैंक के पास पैसा रहेगा तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा तो मुद्रास्फीति घटेगी या फिर मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी। लेकिन ये बात नहीं समझ में आ रही कि बैंक के पास पैसा कब रहेगा और कब नहीं रहेगा, इसका ये कैसे होगा भाई? ये भी तो समझना जरूरी है कि बैंक के पास पैसा कब रहेगा और कब नहीं रहेगा। तो यही रोल आता है आरबीआई का। ये आरबीआई जब चाहेगा तो बैंक के पास पैसा रहेगा, जब चाहेगा तब नहीं रहेगा। क्या बात हो गई? आरबीआई के हिसाब से थोड़ी चलता है बैंक, बिल्कुल चलता है। आरबीआई के हिसाब से ही बैंक चलता है। बेशक आरबीआई का पैसा उसमें नहीं होता है, लेकिन आरबीआई अपने तरीके से अपनी नीतियों के तहत रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, इसके तहत वो बैंक के पैसा में बैंक की साक्षरता क्षमता में कमी कर सकता है, फिर उसे बढ़ा सकता है। कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि पूरा अभी रेट पढ़ पाना संभव नहीं है। मान लीजिए कि एक रेपो रेट है। रेपो रेट, अगर आपने नहीं पढ़ा रेपो रेट तो वीडियो देख लीजिएगा। देखिए, ये रेपो रेट क्या होता है, इसमें आरबीआई आरबीआई
जो व्यापारिक बैंक को उधार देती है। ठीक है, अभी जिस रेट पे आरबीआई इस बैंक को उधार देगी वो होगा रेपो रेट, ये बात समझिए। अब मान लीजिए कि रेपो रेट 4% है, जब 4% है तो बैंक उधार ले रही है, मान लेते हैं। अब आरबीआई कहेगी कि नहीं, अब तुम उधार लोगे तो हम 4% नहीं 6% लेंगे, यानी कि अब तुम्हें लोन हमें 6% पे देना पड़ेगा, 6% पे ब्याज देना पड़ेगा। तो ये बैंक बोलेगी कि देखो भाई, पहले तो दे रहे थे 4% पे, ठीक है 4% पे लोन हम ले रहे थे, अभी आप बोल रहे हो 6% पे देंगे, क्या मतलब है? आपकी मनमानी चलेगी? हाँ बिल्कुल चलेगी, क्योंकि आरबीआई का काम है मार्केट को नियंत्रित करना। तो ये बैंक कहेगा ठीक है भाई, आप अपना रेट बढ़ा लो, मैं लोन ले ही नहीं रहा, मैं नहीं लूंगा, जाओ। क्या करोगे नहीं लूंगा तो कोई बात नहीं, हम भी तो नहीं चाहते कि तुम लोन नहीं लो। फिर भी बैंक क्या करेगी, जितनी जरूरत पड़ेगी उतना तो लेगी ही। तो अब बताइए, ये बैंक पहले आरबीआई से उधार लेती थी, अब नहीं ले रही है, इसका मतलब पहले अगर उधार लेती थी तो इसके पास पैसा ज्यादा था, अब नहीं लेगी तो पैसा कम होगा। ये बात समझ में आ गई? पैसा ज्यादा कब होगा? जब आरबीआई आरबीआई से बैंक उधार लेगी। पैसा ज्यादा कब होगा? पैसा ज्यादा कब होगा? जब आरबीआई बैंक से उधार लेगी, बैंक आरबीआई से उधार लेगी। अब पैसा कम कब होगा? जब बैंक आरबीआई से उधार नहीं लेगी। और इसका पीछे संचालन कौन कर रहा है? ये आरबीआई बोलेगा कि देखो पहले 4% पे देते, अब 6% पे देंगे, यानी इसका मन है जब जितना चाहे बढ़ा सकता है, घटा सकता है। अभी 100% नहीं कर सकता और 0% भी नहीं कर सकता, इसकी भी एक लिमिट है। तो इसी तरह जैसे रेपो रेट को ऐसे कर रहा है, ऐसे ही रिवर्स रेपो रेट को होता है, वैसे ही एसएलआर का होता है, वैसे ही सीआरआर का होता है। तो इसको पढ़ेंगे बाद में, इसका मैंने पढ़ा दिया है, इसको आप देख सकते हैं वीडियो। तो इस तरह से होता है। तो ये बात समझ आएगी कि बैंक के पास पैसा कब रहेगा कब नहीं रहेगा। बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा तो तरलता बढ़ेगी कि घटेगी, बैंक के पास पैसा रहेगा तो तरलता बढ़ेगी, नहीं रहेगा तो तरलता घटेगी। आ जाइए मुद्दे पे। तो आरबीआई का काम क्या है? वो मुद्रा का प्रबंधन करेगा, मौद्रिक नीति को नियंत्रित करेगा और विदेशी मुद्रा प्रबंधन को विनियमन करेगा। ये 3 चीजें हैं। अब यहाँ ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन क्या है। फॉरेक्स रिजर्व, हमारे पास जितनी भी डॉलर में स्टोर होती है ना, वो विदेशी मुद्रा प्रबंधन है। और इस फॉरेक्स रिजर्व में भी बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे आरबीआई का और मौद्रिक नीति समिति का। अब देखिए, एक आरबीआई अधिनियम की बात की गई, जो मैंने बता दिया है कि आरबीआई अधिनियम, बैंक का संचालन आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत होता है। इसमें आरबीआई के कार्य शक्ति और जिम्मेवारियों का विवरण किया गया है। आरबीआई जितनी भी कार्य करती है, आरबीआई जितनी भी कार्य करती है वो आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत ही करती है। आरबीआई के द्वारा जितने भी कार्य किया जाता है वो आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत किया जाता है। अब देखिए, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार को अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, और नहीं तो आगे भी इसके डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर भी थोड़ी सी जानकारी लीजिए कि आरबीआई भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है और इसे देश की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए उपयोग करता है। ये डिफिनेशन से कुछ समझ में नहीं आया होगा, फिर भी हम समझा देते हैं। देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार जो अभी है हमारा, अभी जो चलता है वो है यूएस डॉलर, है ना, यूएस का डॉलर। अब डॉलर में वृद्धि और कमी ये भी आरबीआई के द्वारा की जाती है। कैसे? जब ऐसा होगा कि रुपये का अवमूल्यन हो जाएगा, रुपये का अवमूल्यन हो जाएगा, उस टाइम पैसा का वैल्यू बढ़ जाएगा, पैसा का मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगा। तो पैसा का वैल्यू जब कम हो जाएगा तो उस टाइम में हम क्या कर पाएंगे? बहुत ज़्यादा मात्रा में हम विदेशी मुद्रा भंडार नहीं खरीद पाएंगे, डॉलर नहीं खरीद पाएंगे। तो इस कंडीशन में आरबीआई का काम क्या होगा? वो मुद्रा के अवमूल्यन को कम करेगा, जिससे हमारी पैसा मजबूत होगी और पैसा मजबूत होने की वजह से हम विदेशी मुद्रा भंडार खरीद पाएंगे। तो ये थोड़ा सा काम होता है इसकी। और एक और बात ध्यान रखिए कि आरबीआई का प्रतीक चिन्ह जो है बाघ और ताड़ का पत्ता है। आरबीआई के प्रतीक चिन्ह क्या है? बाघ और ताड़ का पत्ता। ये पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में। अब कुछ बातें हैं आरबीआई गवर्नर के बारे में, जिसको मैंने शुरुआत में ही चर्चा कर लिया है। आरबीआई गवर्नर के बारे में देखिए, नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति करेगी केंद्र सरकार। और इसमें 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आरबीआई का सबसे प्रमुख पद है गवर्नर का। सबसे पहले गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ, और अभी के जो वर्तमान गवर्नर है वो हैं शक्तिकांत दास। 25वें गवर्नर बने हैं शक्तिकांत दास।
और अभी जो इसमें डिप्टी गवर्नर की जो पद होती है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में, और डिप्टी गवर्नर की भी नियुक्ति केंद्र सरकार ही करती है। देखिए, केंद्र सरकार गवर्नर को भी नियुक्त करेगी और डिप्टी गवर्नर को भी नियुक्त करेगी। प्रथम गवर्नर ओस्बोर्न स्मिथ बता दिए। अच्छा, आजादी के बाद जो पहले गवर्नर बने थे वो थे सीडी देशमुख, और अभी जो शक्तिकांत दास हैं 25वें गवर्नर बने हैं, ये भी मैंने बता दिया है। अब देखिए, आरबीआई की गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर 5 साल के लिए नियुक्त होंगे। कितने साल के लिए नियुक्त होंगे? 5 साल के लिए। लेकिन इसका जो कार्यकाल है, इसका कार्यकाल है ये 2 वर्ष और 3 वर्ष में बढ़ जाएगा। 2 वर्ष और 3 वर्ष में बढ़ जाएगा। क्या मतलब है? जिसमें ये 2 वर्ष का कार्यकाल है, ये केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाएगा। 5 वर्ष के लिए 2 वर्ष का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाएगा, और 3 वर्ष का कार्यकाल ये खुद डिसाइड करेंगे कि रहना है कि नहीं रहना है। देख लीजिए आगे, भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ कंपनियां हैं जिनमें जिसका 100% स्वामित्व आरबीआई के पास है। यानी कुछ कंपनी ऐसे हैं आरबीआई के जिनका पूरा अधिकार आरबीआई के हाथों में है। तो देख लीजिए कि भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्व वाली कंपनियां, इसमें ये कंपनियां के सिर्फ नाम याद रखना है आपको। ये नाम पूछता है कि इसमें से कौन कंपनी पूरी तरह से आरबीआई के नियंत्रण में है या कि आरबीआई का अधिकार है। पहला है, यहाँ ऐसे याद रखिए, बीआरबी एनपीएल, बीआरबी एनपीएल, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ऐसे याद रखिएगा, बीआरबी एनपीएल, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। दूसरा ये देखिए, डीआईसीजीसी, डीआईसीजीसी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी जानना है। डीआईसीजीसी, भारतीय डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, भारतीय यानी कि यहाँ लिख सकते हैं इंडिया, कहाँ गया, हाँ, भारतीय डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इसको याद रखिएगा। तीसरा आया भारतीय प्रतिभूति प्रिंटिंग और मुद्रण निर्माण निगम लिमिटेड, यानी एसपीएमसीआईएल, एसपीएमसीआईएल। अगर ये सिर्फ आप ये जितना भी याद रखते हैं तो काम चल जाएगा, एसपीएमसीआईएल। चौथा है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी एनपीसीआई। एनपीसीआई को तो याद रख ही लीजिएगा, क्योंकि एनपीसीआई जितने भी हमारा यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है ना, यूपीआई भीम और भी जो पेमेंट का मेथड है, ये सबका संचालन एनपीसीआई के द्वारा ही किया जाता है। पांचवा है आरबीआईएच, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। तो 5 कंपनियों के नाम है, आप चाहे तो इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पूछते हैं एग्जाम में कई बार। आ जाइए, ये मैंने बताया था कि डीआईसीजीसी के बारे में एक बार पढ़ना है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, ये 1961 के तहत 1978 में ये एक्ट पारित किया गया 1961 में, और उसके तहत 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। इसका मुख्यालय जान लीजिए कि मुंबई में है, और एक संविधिक संस्था है, और इसका कार्य बैंकों का जमा पर जमाधारकों को अधिकतम 5 लाख रुपए तक का बीमा देता है। ये क्या करेगा? जो लोग बैंक में जमा करेंगे पैसा, बैंक जो भी जमा करेगा पैसा, उसमें जमाधारकों को क्या करेगा? अधिकतम 5 लाख तक का बीमा देगा। अधिकतम 5 लाख, यह ध्यान रखना है। अधिकतम सीमा कितना है? 5 लाख। बस देखिए, आरबीआई का भी ये छोटा सा टॉपिक था, एक छोटा सा पार्ट था। अभी इसमें बहुत सारा टॉपिक बाकी है, जिसमें हम अभी आरबीआई के कार्य को पढ़ेंगे, और इसके तहत फॉरेक्स रिजर्व, इसके साथ साथ और भी कई सारे टॉपिक्स इसमें छुपे हुए हैं जिनको पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब बनाएंगे तो आगे आरबीआई के बारे में चर्चा करेंगे। तब के लिए धन्यवाद।